नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कुमार आईबीपीएस राजभाषा के इस चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। आज हम एक नया इनिशिएटिव स्टार्ट कर रहे हैं जिसके अंतर्गत हम जो करंट अफेयर होते हैं उसके 50 क्वेश्चन जून के करेंगे। और इसके बाद हम देखते हैं कि हमारा कितना करंट अफेयर बाकी रहेगा। इसके मोस्ट इम्पोर्टेंट महीने के 50 क्वेश्चन हम अटेम्प्ट करेंगे। मैंने अलग अलग सोर्सेज से इकट्ठे करके 50 क्वेश्चन को इकट्ठा किया है, अलग अलग कंटेंट से, अलग अलग पीडीएफ और अलग अलग इंस्टीट्यूशन के करंट अफेयर को देख के मुझे जो सही लगे मैंने वो 50 क्वेश्चन किए हैं। हर टॉपिक पे 3 क्वेश्चन हैं और जो क्वेश्चन है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। मैं सोच रहा था जब बच्चे पूछ रहे थे कि सर करंट अफेयर कहाँ से तैयार करें, कहाँ से तैयार करें, तो आप यूट्यूब के जो मंथली करंट अफेयर की वीडियो है उनको देखिए और साथ में जो अपने जो मैं ये क्वेश्चन की करंट सीरीज लेके आ रहा हूँ। आज जून का पार्ट 1 चल रहा है। मैं पहले जून का क्यों करवा रहा हूँ ये आप गौर फरमाइए कि जब हम एग्जाम देने जाएंगे तब अगस्त होगा तो हमें साथ में जुलाई का भी करना है, ठीक है। तो एग्जाम के जो पास वाले महीने होते हैं ना उनसे करंट अफेयर ज्यादा आता है, ठीक है। जैसे ही हम दूर जाएंगे, फरवरी तक जाएंगे, तो वहां पे हमें करंट अफेयर वहां से कम देखने को मिलेंगे। बैंकिंग एग्जाम का पैटर्न यही रहता है कि रिसेंटली जो न्यूज है वो वहां पे हमें ज्यादा देखने को मिलती है। तो अभी अगर हम बात करें कि हमें किन किन टॉपिक से करंट अफेयर तैयार करने हैं, तो मैं आपको बता दूं कि हमें इंटरनेशनल अफेयर्स तैयार करने हैं, नेशनल अफेयर्स तैयार करने हैं, नेशनल स्टेट अफेयर्स तैयार करने हैं, स्पोर्ट्स एंड स्पोर्ट्स की जो न्यूज़ है वो हमें तैयार करनी है, और अवार्ड तैयार करने हैं, अपॉइंटमेंट्स होती हैं वहां से क्वेश्चन आएंगे वो हमें तैयार करने हैं। तो बेसिकली हमें अलग अलग, और बेसिकली जो इसमें बैंकिंग में आता है वो आरबीआई की जो करंट अफेयर होती है वहां से फाइनेंशियल सेक्टर पे ज्यादा फोकस किया जाता है। स्पोर्ट्स से एक दो क्वेश्चन आते हैं वो हमें थोड़े अगर हम कर लेंगे तो हमारा काम चल जाएगा। आपको कहूंगा कि पहले आप मंथली करंट अफेयर की यूट्यूब से जो अच्छे टीचर्स पढ़ा रहे हैं उनकी वीडियोस देखिए। 1 या 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, रिवीजन करिए पूरे मंथ का। कहीं आपको अगर वीकली वीडियो मिल रही है वो भी अच्छी है, आप वीकली भी कर सकते हैं। आपको रोज एक वीडियो करोगे वीकली तो 4 दिन में आपका एक मंथ तैयार हो जाएगा। फिर हफ्ते में 3 दिन बचते हैं, फिर आप उनका वहां पर रिवीजन कर लीजिएगा। और साथ में अपनी ये सीरीज चल रही है, यहाँ पे आके आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए, मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ। तो इससे आपको और ज्यादा हेल्प मिलेगी, ठीक है। तो मैं आपको स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ जिसके माध्यम से मैंने जो 50 क्वेश्चन तैयार किए हम उन पे चर्चा करेंगे। खुल सिम सिम, अभी इसको लोड होने में टाइम लग रहा है। स्क्रीन शेयर हो चुकी है हमारी, और इसको मैं मिनिमाइज कर देता हूँ इधर वाले वीडियो को। हाँ, स्क्रीन शेयर हो चुकी है, ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन निकालता हूँ मैं अब इसमें। क्वेश्चन नंबर 8, मैंने एक इसमें पहले वीडियो बनाया था लेकिन वो सही नहीं बना, और मुझे लगभग 1 घंटा लगा उसमें और वो खराब भी हो गया। तो अभी नया प्लेटफॉर्म है तो मुझे भी सीखने में थोड़ा टाइम लग रहा है, तो थोड़ा सा आपको वो अनकंफर्टेबल लग सकता है, तो उसके लिए मैं पहले से ही माफी चाहता हूँ। लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको एग्जाम तक पूरी चीजें पैक करवा दूं। ये जून महीने, यहाँ पे मैंने लिखना भूल गया हूं मैं। बेसिकली ये जून के है करंट अफेयर। जून, ठीक है। मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ इस पीडीएफ में। माउस से ऐसे लिखा जाता है भाई, ठीक है। ये जून मंथ के करंट अफेयर है, इसका पार्ट 1 है। ये लिंक है अपने राजभाषा चैनल का लिंक है, आप इसको क्लिक करके अपने यूट्यूब चैनल पर जा सकते हैं, ठीक है। अब पहला जो क्वेश्चन है वो कौन से टॉपिक से है। ये है कि जो यूनियन कैबिनेट अप्रूव 4 लेन हाईवे, लेकिन ये हाईवे नहीं है, ध्यान रखना ये रेलवे प्रोजेक्ट है। ये थोड़ा सा यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है।
फोर लेन रेलवे प्रोजेक्ट डेवलप्ड बाई BICAGN, बिसेग एन, ठीक है, इसको हम बिसागन बोल सकते हैं। विच ऑर्गेनाइजेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपमेंट द फोर लेन रेलवे प्रोजेक्ट अप्रूव्ड बाय द यूनियन कैबिनेट, ठीक है। कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है या कौन सा संस्थान है, ये इसमें दिया हुआ है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित फोर लेन रेल मार्ग परियोजना को कौन सा संगठन विकसित कर रहा है। तो इसका आंसर आएगा भास्कराचार्य नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस एप्लीकेशन एंड जियो इन्फॉर्मेटिक्स, ठीक है। इसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ सकते हैं, ये यही दिया हुआ है। पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बीसेग एन द्वारा विकसित फोर लेन रेल मार्ग परियोजना को मंजूरी दी है, जो कि 5 वर्षों में तैयार होने वाली है, ठीक है। और व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ फोर लेन हाईवे प्रोजेक्ट अप्रूव्ड बाय द कैबिनेट मिनिस्टर, इसमें इसको 5 साल के लिए, 5 साल के अंतर्गत इनको ये तैयार करना है बीसेग एन को, और इसका आंसर 5 ही है, जैसे कि मैंने थोड़े पहले देख रखे हैं क्वेश्चन। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित फोर लेन रेल मार्ग परियोजना की अवधि क्या है, तो ये 5 वर्ष है, ठीक है। हु चेयर द यूनियन कैबिनेट मीटिंग दैट अप्रूव द फोर लेन रेलवे प्रोजेक्ट, ठीक है। उस कैबिनेट मीटिंग को कौन, उसकी अध्यक्षता कौन कर रहा था, बेसिकली ये पूछ रहा है, तो उसकी अध्यक्षता नरेंद्र मोदी कर रहे थे, ये ठीक है। नरेंद्र मोदी उसकी अध्यक्षता कर रहे थे। अप्रूव्ड द फोर लेन हाई रेलवे प्रोजेक्ट, ये हाईवे गलत लिखा हुआ है, मैंने पहले बता दिया आपको। अब अगली न्यूज है कि आंध्र प्रदेश लॉन्च तिलक वंदनम स्कीम। आंध्र प्रदेश सरकार है, उसने एक लॉन्च की है तिलक वंदनम स्कीम, जो कि स्कूल वाले बच्चों के लिए है बेसिकली ये। तो इसमें क्या क्वेश्चन बन रहा है कि व्हाट इज द एनुअल फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइडेड टू ईच स्कूल गोइंग चिल्ड्रन अंडर द तिलक वंदनम स्कीम। तो ये 15,000 रुपए हैं, इसमें 15,000 रुपए की बात की गई है। 15,000 रुपए आंध्र प्रदेश सरकार ने तिलक वंदन स्कीम के अंतर्गत दिए गए, और ये एनुअली यानी कि वार्षिक रूप से हर स्कूल जाने वाले बच्चे को प्रोवाइड किए जाएंगे। तो ये वार्षिक रूप भी ध्यान रखना और 15,000 रुपए भी ध्यान रखना। तिलक वंदन स्कीम है और आंध्र प्रदेश में चलाई गई है, इतना आपको इसमें याद रखना है, ठीक है। विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च द तिलक वंदन स्कीम, आंध्र प्रदेश, ये हमने पहले पढ़ चुके हैं हम, इसमें नहीं है कुछ इतना। तिलक वंदन आंध्र प्रदेश द्वारा शुरू की गई है। अच्छा, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है लॉन्च करने का, इस स्कीम को, तिलक वंदन स्कीम, तो ये है कि स्पोर्ट एजुकेशन थ्रू फाइनेंशियल असिस्टेंट, ठीक है। तो ये है कि हमें शिक्षा को प्रमोट करना है वित्तीय सहायता प्रदान करके, ठीक है। ये रहा इसमें कि वित्तीय सहायता के माध्यम से शिक्षा का समर्थन करना इसका प्रमुख ऑब्जेक्टिव है। विच डिपार्टमेंट ऑफ ओडिशा गवर्नमेंट लॉन्च द, अब नेक्स्ट न्यूज आई है कि ओडिशा लॉन्च अटल नेटवर्क फॉर नॉलेज अर्बनाइजेशन। पहले न्यूज आंध्र प्रदेश स्टेट से थी, अब ये न्यूज है, ये ओडिशा स्टेट से है कि ओडिशा ने एक अटल नेटवर्क नॉलेज अर्बनाइजेशन नाम से एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। वो कौन से डिपार्टमेंट ने किया है, तो देखिए कि अर्बनाइजेशन यहाँ पे लिखा हुआ है, तो हम थोड़ा गेस भी कर सकते हैं अगर हमें हमारे क्वेश्चन कम अटेम्प्ट हो रहे हैं तो उसमें, कि डिपार्टमेंट ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, अर्बन डेवलपमेंट, सॉरी, हाँ, डिपार्टमेंट ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट एक्सप्लेनेशन, इसमें हिंदी इंग्लिश में दी हुई है कि ओडिशा गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ऑफ हाउसिंग अर्बन डेवलपमेंट लॉन्च द अटल नेटवर्क फॉर नॉलेज अर्बनाइजेशन इनिशिएटिव, ठीक है। आवास एंड शहरी विकास विभाग, डिपार्टमेंट मीन विभाग। अगर आप इसको देखोगे ना, इस पीडीएफ को, तो इसमें आपको हर क्वेश्चन की ट्रांसलेशन भी मिलेंगी, तो थोड़ा गौर करके देखोगे तो आपके जो मेंस एग्जाम में वन लाइनर ट्रांसलेशन आते हैं, तो आप उनको भी यहाँ से थोड़ा सा देखना है, इतना नहीं कि हमें उस ट्रांसलेशन, हम इस न्यूज को छोड़ देंगे और ट्रांसलेशन में घुस जाएंगे। थोड़ा ध्यान दोगे तो आपकी नॉलेज बढ़ेगी ट्रांसलेशन की तरफ। Now, what is the primary focus of Atal Network for Knowledge Urbanization Initiative, ठीक है। प्राइमरी फोकस क्या है, ठीक है, अर्बन डेवलपमेंट एंड नॉलेज शेयरिंग, इसका प्राइमरी फोकस है बेसिकली, ये रहा। लॉन्च्ड बाय ओडिशा डिपार्टमेंट ऑफ हाउसिंग अर्बन डेवलपमेंट, ठीक है, अर्बन डेवलपमेंट एंड नॉलेज शेयरिंग इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है। शहरी विकास और ज्ञान साझाकरण,
विच स्टेट लॉन्च अटल नेटवर्क, वही ओडिशा आएगा इसमें। ठीक है, अटल नेटवर्क फॉर नॉलेज अर्बनाइजेशन पहल किस राज्य ने शुरू की है? ओडिशा। पीएम लॉन्च अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट ऑन वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे। ठीक है, मैंने एक पोस्ट देखी थी यूट्यूब पे प्रधानमंत्री मोदी के अकाउंट से कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के अकाउंट से कि उन्होंने कहा कि एक पेड़ माँ के नाम है। ठीक है, तो उन्होंने दिल्ली का एक बाग है, वहां पे एक पौधा लगाया था और उस पौधे से एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था, ग्रीन अरावली वॉल प्रोजेक्ट, जो कि ये जो अरावली पर्वत श्रृंखला है जो कि गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा और एनसीआर का क्षेत्र है वहां तक फैली हुई है। सबसे पुरानी वलित पर्वत श्रृंखला अरावली ही है हमारे विश्व में, हमारी धरती पर। ठीक है, इसमें क्या है कि वो क्यों लॉन्च की गई, अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट क्यों लॉन्च किया गया? इसमें होगा क्या कि इसमें हम जो डिफोरेस्टेशन होता है, ठीक है, वन्य उन्मूलन होता है, हम उसको कम करने की कोशिश करेंगे। और लगभग 16,035 करोड़ रुपए का ये प्रोजेक्ट है, जहां तक मुझे नॉलेज 16,035 करोड़ रुपए प्रोजेक्ट है, जो कि 29-30 तक ये पूरा होगा। और ये है लगभग 2.5 से लेके 3 बिलियन टन CO2 और कार्बन सिंक का काम करेगा। ठीक है, तो हु लॉन्च अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट? ये नरेंद्र मोदी जी ने किया है। ठीक है, विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर किया है। तो अब आपको ये देखना है इसमें कि विश्व पर्यावरण दिवस कब आता है। लगभग सभी को पता है, लेकिन आपको इसकी नॉलेज होनी चाहिए। मैं आपको कुछ क्वेश्चन इस बीच में दूंगा जो आपको जाके इंटरनेट पे सर्च करके देखने हैं ताकि आपकी नॉलेज बढ़े। व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट? ठीक है, ये मैंने बता दिया था आपको, टू कॉम्बैक्ट डिजर्टिफिकेशन थ्रू द एफोरेस्टेशन। ठीक है, डिजर्टिफिकेशन, अब यहाँ पे देखिए ये क्या है, ये एक वर्ड है डिजर्टिफिकेशन, वन्योन्मूलन। ठीक है, इसका अगर हम एंटोनिम्स देखें तो क्या होगा? अफोरेस्टेशन। ठीक है, ये भी आप ध्यान रखिए, कहीं ना कहीं काम आएगा। अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? वनीकरण के माध्यम से मरुस्थलीकरण से लड़ना। वनीकरण के माध्यम से मरुस्थलीकरण से लड़ना। लाइन विड्थ इसमें है क्या? ये इसका आंसर है। ठीक है, ये वाला इसमें और वही है जो मैंने बताया है वही। हाँ, एक ये क्वेश्चन आ सकते हैं, अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट कब लॉन्च किया गया, कौन से ओकेजन पे लॉन्च किया गया? तो आपको क्या याद रखना है कि यह है वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे के अवसर पर लॉन्च किया गया। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट न्यूज से ही होगा, क्योंकि एक न्यूज से 3 क्वेश्चन। मलेशिया इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट ऑफ यूएन हैबिटेट। यूएन हैबिटेट एक यूनाइटेड नेशन का ऑर्गेनाइजेशन है, जिसको कि पहले ब्राजील के पूर्व राष्ट्रपति ही उसकी अध्यक्षता कर रहे थे, लेकिन इस बार जो है वो कि मलेशिया के पास ये प्रेसिडेंसी आई है, तो मलेशिया इसको अब इसकी अध्यक्षता करेगा। इसके कौन है? मलेशिया इसकी अध्यक्षता करेगा। ठीक है, मलेशिया हैज बीन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड नेशन ह्यूमन सेटलमेंट प्रोग्राम, यानी यूएन हैबिटेट। आपको ये फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है। ठीक है, कि यूएन हैबिटेट की फुल फॉर्म क्या है? तो यूनाइटेड नेशन ह्यूमन सेटलमेंट प्रोग्राम आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब आगे है कि संयुक्त राष्ट्र मानव बस्ती कार्यक्रम, ये हिंदी में इसकी फुल फॉर्म है, का अध्यक्ष किस देश को चुना गया? ठीक है, अध्यक्ष चुना गया मलेशिया को। ठीक है, और इससे पहले कौन था? पहले था ब्राजील। ठीक है, पहले ब्राजील, यानी कि जो दक्षिणी अमेरिकी जो महाद्वीप है उसका एक सबसे बड़ा देश है, जहाँ पे अमेजन फॉरेस्ट जो कि विश्व के लंग्स कहे जाते हैं, विश्व के फेफड़े कहे जाते हैं, जो कि ऑक्सीजन का भंडार है, तो वही ब्राजील इसका पूर्व अध्यक्ष था। और अब नया कौन है? मलेशिया है। और 2026 में इसका कॉन्फ्रेंस होने वाला है अजरबैजान में। अब आगे क्या है इसमें? ठीक है,
व्हाट इज द फुल फॉर्म, ये देखो ये क्वेश्चन आ गया, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यूएन हैबिटेट विच मलेशिया वाज इलेक्टेड एज ए प्रेसिडेंट? क्या आएगा? यूनाइटेड नेशन ह्यूमन सेटलमेंट प्रोग्राम। ये हिंदी का, हिंदी में इसकी ट्रांसलेटेड है वर्जन इसका। विच ऑफ द फॉलोइंग इज की फोकस एरिया ऑफ यूएन हैबिटेट फॉर विच मलेशिया वाज इलेक्टेड एज ए प्रेसिडेंट? आपको हिंट भी दिया जाता है जब आप क्वेश्चन वहां पे अटेम्प्ट करोगे ना, तो आपको हिंट भी दिया जाएगा कि इसका की ऑब्जेक्टिव क्या है, ये क्या कौन सा। अब देखो आपको हिंट दिया है कि मलेशिया जिसका भी रिसेंटली प्रेसिडेंट बना है वो क्या है, वो यूएन हैबिटेट है, तो उसका आपको वो उसका फोकस एरिया क्या है। तो क्या हो सकता है, ये है कि सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट इसका एक फोकस एरिया होगा। अब मुझे इस पीडीएफ में कुछ दिख रहा है कि सारे ऑप्शन है ना वो सही बी वाले हो रहे हैं। ठीक है, ये टाइपिंग में ये जो मैं फॉर्मेट बना रहा था उसमें कहीं ना कहीं दिक्कत आई कि सारे जो आंसर है ना वो बी वाले हैं। ठीक है, आपको ध्यान रखना है कि इसमें आंसर मैंने, लेकिन जो हम डिस्कस कर रहे हैं ना इसके बीच, ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, अब आपको एक चीज इसमें ध्यान, इस जो पूरी न्यूज है इसमें आपको एक ध्यान करनी है कि यूएन हैबिटेट का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, ये आपको ध्यान रखना है। मैं आपको हिंट देता हूँ, यूएन हैबिटेट का हेडक्वार्टर दक्षिण अफ्रीका में है। कहीं भी हो दक्षिण, सॉरी दक्षिण अफ्रीका नहीं, जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, ठीक है, उसका एक देश है दक्षिण अफ्रीका, तो एक देश है, वहां पे नहीं है, ये मैं बता देता हूँ। एक अफ्रीका कॉन्टिनेंट का एक देश है, वो इसका, वहां पे इसका मुख्यालय है, वो आपको देखना है कहाँ पे है। ठीक है, अब इसका आंसर क्या, सतत शहरी विकास। ठीक है, इसका यूएन हैबिटेट का ऑब्जेक्टिव क्या है, सतत शहरी विकास, ये इसका आंसर रहेगा। अब अगला क्वेश्चन नंबर 16 है कि जो एक इंडिया लॉन्च ऑपरेशन सिंधु टू इक्वेट नेशनल्स फ्रॉम ईरान, ये ऑपरेशन सिंधु है। ठीक है, न कि ऑपरेशन सिंदूर है, ये आपको ध्यान रखना है। ऑपरेशन सिंधु, ऑपरेशन सिंदूर में फर्क है। तो कहां से लाने के लिए इन्होंने ये किया था, तो ऑपरेशन सिंधु ईरान से लाने के लिए, जो ईरान और इजराइल का युद्ध हो रहा था तो वहां पे हमारे भारतवासी फंसे हुए थे, तो वहां से हमें उनको निकालना था, तो इसलिए हमने ऑपरेशन सिंधु चलाया। तो यहाँ पे आपको चीजें, मैं ये काम दे रहा हूँ कि इस न्यूज के साथ आपको कुछ सर्च करना है, वो है ऑपरेशन गंगा और ऑपरेशन, ऑपरेशन गंगा सर्च करना है आपको। और तुर्की में जब वो डिजास्टर आया था तो हमने हेल्प उनकी की थी, जब वो अर्थवेग वगैरह आए थे, और तो वहां पे हमने हेल्प की थी, तो उस ऑपरेशन का क्या नाम था। ठीक है, और इजराइल में जब युद्ध हुआ तो वहां पे हमने भारतवासियों को वापस लेके आए, तो उस ऑपरेशन का क्या नाम था, ये आपको सर्च करना है। ठीक है, और यूक्रेन में जब हमने भारतवासियों को इवेक्युएट किया था तो वहां पे उस ऑपरेशन का क्या नाम था, ये आपका खुद का काम है, ये आपको करना है। ठीक है, अगर आप ये चीजें सर्च करोगे ना तो मैं गारंटी दे सकता हूँ कि आप जब भूलोगे नहीं। ठीक है, तो आपको ये चीजें करनी है, जो मैं बता रहा हूँ वो कर दीजिएगा। सिंधु ईरान से भारतवासियों को, भारतीय नागरिकों को निकालना। ठीक है, ये इसका, ये देखो इसका भी आंसर बी है, तो ये टाइपिंग मिस्टेक है। भारत ने इजराइल अमेरिकी सैन्य हमले की आशंका के कारण ईरान से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए ऑपरेशन सिंधु शुरू किया। ठीक है, व्हाट प्रॉम्प्ट इंडिया टू लॉन्च ऑपरेशन सिंधु। ठीक है, अब ये देखिए, अब इसको हिंदी में क्या कहेंगे कि भारत ने ऑपरेशन सिंधु शुरू करने के लिए क्या प्रेरित किया। भारत ने ऑपरेशन सिंधु शुरू करने के लिए क्या प्रेरित किया। अच्छा अच्छा, ये ऐसे होना चाहिए कि भारत को ऑपरेशन सिंधु क्यों लॉन्च किया गया। ठीक है, क्यों शुरू करना पड़ा, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो क्या था, इजराइल अमेरिकी की सैन्य हमले की आशंका। ठीक है, विच कंट्री वाज द फोकस ऑफ इंडियाज ऑपरेशन सिंधु फॉर इवैक्यूएशन ईरान, इसका आंसर होगा ईरान, इसका आंसर है। भारत ने ऑपरेशन सिंधु का निकासी के लिए फोकस किस देश पर था, फोकस तो क्या था, हमने तो
निकालने के लिए वहां पे कूटनीतिक एक ऑपरेशन लॉन्च किया था, वही है। अब ये जो है ये इंटरनेशनल अफेयर्स की न्यूज है, नाटो का नाम आया है ना, तो ये इंटरनेशनल अफेयर्स की न्यूज है। नाटो मेंबर्स एग्री टू इंक्रीज डिफेंस स्पेंडिंग टू 5% ऑफ जीडीपी। ठीक है, नाटो मेंबर कौन से हैं? ठीक है, जो यूरोपियन कंट्रीज हैं उन्होंने मिलके एक अपना सुरक्षात्मक संगठन बनाया है। ठीक है, अगर मैं बता दूं कि अगर नाटो में जो देश शामिल हैं, उस देश पे अगर कोई भी देश हमला करता है तो वह उस देश पर ही हमला नहीं माना जाएगा, वो पूरे नाटो कंट्रीज पर हमला माना जाएगा। ठीक है, तो अब इन्होंने क्या किया है कि जो अपनी डिफेंस एक्सपेंडिचर है उसको बढ़ाने के जीडीपी का 5% किया है। तो आपको एक चीज सर्च करनी है कि यूएस और नहीं सॉरी यूक्रेन और रशिया का जो युद्ध हुआ वो किस कारण हुआ था, उसका मेन जो फोकस था युद्ध का कि रशिया ने जो हमला किया, तो उसका क्या तथ्य था कि हम इस तथ्य के ऊपर युद्ध कर रहे हैं, वो आपको सर्च करना है। अब ये कितना किया है नाटो के देशों ने? ये अपना 5% कर दिया है। ठीक है, ओहो यहाँ पे आंसर डी आया है, चलो कुछ तो बदलाव हुआ। ये इसका सही आंसर है डी, 5% जीडीपी अपॉन यो डिफेंस सेक्टर पे खर्च करेंगे। अगला क्वेश्चन कि नाटो सदस्यों ने रक्षा व्यय लक्ष्य को सकल घरेलू उत्पाद, ठीक है, जीडीपी की फुल फॉर्म होती है सकल घरेलू उत्पाद। यहाँ पे मैं आपको एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ कि आप सर्च कीजिएगा सकल घरेलू उत्पाद क्या होता है। ठीक है, सकल घरेलू उत्पाद क्या होता है। ठीक है, और आपको सर्च करना है कि सकल घरेलू उत्पाद और निवल घरेलू उत्पाद यानी शुद्ध घरेलू उत्पाद के बीच क्या अंतर है। ये चीज आपको सर्च करनी है। क्या सर्च करना है कि सकल घरेलू उत्पाद क्या होता है और निवल घरेलू उत्पाद क्या है, यानी कि जीडीपी और एनईपी, इसको इंग्लिश में कहते हैं सकल घरेलू को कहते हैं कि ग्रोस, जीडीपी कहते हैं कि ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, और एनईपी कहते हैं कि नेशनल डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नेट डोमेस्टिक, न्यूज होता है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। आपको ये सर्च करना है कि ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट और नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट के बीच क्या अंतर है। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं। क्या है वो है, ये है कि विच ऑर्गेनाइजेशन एग्री टू इंक्रीज इट्स डिफेंस एक्सपेंडिचर टू 5% ऑफ जीडीपी। कौन है? नाटो है। ठीक है, किस संगठन ने अपने रक्षा व्यय लक्ष्य को जीडीपी का 5% तक बढ़ाने में सहमति जताई है? वो क्या होगा? नाटो होगा। अगला क्वेश्चन है कि what does the new NATO defense expenditure target of 5% of GDP signify? ठीक है, अब ये वो क्यों कर रहे हैं ये 5%, उसकी महत्वता क्या है? ठीक है, क्या है इसमें? इंक्रीज फोकस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं, डिफेंस स्पेंडिंग से इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं होगी, ये पहला स्टेटमेंट एकदम गलत है। इनहांस मिलिट्री प्रिपेयर्डनेस, ये हो सकता है। ठीक है, सपोर्ट फॉर इन्वायरमेंटल एक्टिविटीज बिल्कुल ही गलत है। डिफेंस का और इन्वायरमेंट का दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं है, बकायदे ये तो वाइस, ये तो कहते हैं विपरीत संबंध होता है। अगर आप डिफेंस पे रिसर्च कर रहे हो, एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, तो बकायदा इन्वायरमेंट को नुकसान होता है, तो ये गलत है। एक्सपेंशन ऑफ ट्रेड एग्रीमेंट नहीं, ट्रेड का भी नहीं है। प्रमोशन ऑफ कल्चरल एक्सचेंज बिल्कुल भी नहीं, ये डिजास्टर की चीजें हैं, मेन में डिजास्टर होते हैं। डिफेंस का सेक्टर है जहाँ पे हमें एक्सप्लोजिव बनाए जाते हैं, तो इसमें इनहांस मिलिट्री प्रिपेयर्डनेस ही आएगा, आंसर बी। ठीक है, द document implies that the increase in NATO's defense spending target 5% of GDP is aimed at enhancing military preparedness among member countries। ठीक है, सैन्य तैयारियों में वृद्धि यानी अपनी सेना को मजबूत करना। अब क्या है कि आरबीआई एनुअल रिपोर्ट 2025-26, ठीक है, आई है। इसमें क्या है कि 353 पेनल्टीज इम्पोज हुई है, टोटल कितने की? 4.3 करोड़ की। आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि आरबीआई की जो 2025-26 यानी कि जो फाइनेंशियल ईयर है,
अप्रैल 2025 से लेके मार्च 2024 से लेके मार्च 2025 तक आरबीआई ने जो उसके उसके अंडर आने वाले जो वाणिज्य बैंक हैं और जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, कोई कंपनी है, कोई एनबीएफसी है, ठीक है, कोई नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हम बोलते हैं उनको एनबीएफसी है, कोई पेमेंट का कोई गेटवे है, ठीक है, कोई कंपनी है जो पेमेंट को हैंडल करती है, जैसे पेटीएम हो गया, गूगल पे हो गया, फोन पे हो गया, ठीक है, कोई अदर जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उन पे कुल 353 पेनल्टीज लगाई है, जिनका की टोटल अमाउंट बनता है 4.3 करोड़ रुपए, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू आरबीआई एनुअल रिपोर्ट कितना टोटल अमाउंट उन्होंने पेनल्टीज पे किया है, ठीक है, वो कितना है, वो है 4.3, ठीक है, 4.3, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हाउ मेनी पेनल्टीज वर इम्पोज बाय द आरबीआई एज पर द एनुअल रिपोर्ट 2024-25, कितनी थी, 353, ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, सी, 353 पेनल्टीज लगाई है 4.3 करोड़ की, किसके कब लगाई है, एनुअल रिपोर्ट आई 2025 24-25 की, उसके अंतर्गत आरबीआई ने वार्षिक रिपोर्ट 2000 कितने जुर्माने लगाए, वो हिंदी का ट्रांसलेशन है ये तो। Next one. What is the purpose of the penalties imposed by the RBI as mentioned in annual report 2025-26? अब देखिए कि आरबीआई का पर्पज क्या था, उसका उद्देश्य क्या होता है कि वो पेनल्टीज क्यों लगाता है, और वो उद्देश्य एनुअल रिपोर्ट 2025-26 में दिया हुआ है, टू फंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। क्या पेनल्टीज आरबीआई जो कि भारत का सबसे बड़ा बैंक है, यानी कि बैंकों का बैंक है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पेनल्टी लगाया नहीं, 3.25 करोड़ रुपए से कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनता इतना बड़ा। टू इन्फोर्स रेगुलेटरी कंप्लियंस, हाँ ये कहीं ना कहीं है कि ये जो रेगुलेशंस हैं, जो वो नियम कानून है, उनको बनाए रखने के लिए हो सकता है। टू सपोर्ट रूरल बैंकिंग एक्टिविटीज नहीं, टू प्रमोट डिजिटल ट्रांजेक्शन्स नहीं, ऐसा कोई प्रमोट करनी होगी चीज तो वहां पे स्कीम आएगी, ठीक है, कोई स्कीम लॉन्च होगी वहां पे कोई चीज प्रमोट होगी, सपोर्ट करना होगा तो वहां पे हमें दान देना पड़ेगा, नहीं कि हम पेनल्टीज लगाएंगे, ठीक है। फंड रेज करना है तो हमें किसी से पैसा लेना होगा, ठीक है, या सरकार से लेना, इनहांस करना है तो हमें इम्प्रूवमेंट स्कीम्स आएंगी, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो इन्फोर्स है ना, टू इन्फोर्स रेगुलेटरी कंप्लियंस, ठीक है, यही इसका उत्तर है। नियामक अनुपालन को लागू करना इसका उद्देश्य है। अगली क्या न्यूज है कि विश्वेश्वर कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड रिसीव शेड्यूल बैंक स्टेटस फ्रॉम आरबीआई, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, ठीक है, याद रखिएगा। जो ये विश्वेश्वर बैंक वाला क्वेश्चन है ये पक्का आएगा, रिसेंटली जून का है, तो मोस्टली मैं कह रहा हूँ कि 80% चांस है कि ये क्वेश्चन आएगा। विश्वेश्वर कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड रिसीव्ड शेड्यूल बैंक स्टेटस फ्रॉम आरबीआई, ठीक है, तो विश्वेश्वर कोऑपरेटिव लिमिटेड हो गया, ठीक है। अब क्या है, ये कहाँ है, ये देखिए, ये पुणे बेस्ड एक बैंक है, पुणे बेस्ड विश्वेश्वर कोऑपरेटिव बैंक, महाराष्ट्र का बैंक है, जिसको कि शेड्यूल बैंक का स्टेटस मिला है, ठीक है। आरबीआई से शेड्यूल बैंक स्टेटस पाने वाला कौन सा बैंक है, विश्वेश्वर कोऑपरेटिव, ठीक है। इन विच सिटी द विश्वेश्वर कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड रिसीव, ये पुणे है, ठीक है, वो हमने ऊपर एक्सप्लेनेशन पढ़ लिया था, पुणे है ये। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ शेड्यूल बैंक स्टेटस ग्रांटेड टू विश्वेश्वर कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड टू अलो द बैंक टू इशू इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड, ठीक है। ये क्या है कि इसमें कि विश्वेश्वर बैंक लिमिटेड है को दी गई शेड्यूल बैंक से उसका महत्व क्या है, ठीक है। यह बैंक को अंतरराष्ट्रीय क्रेडिट कार्ड जारी करने की अनुमति देता है, यह बैंक को आरबीआई की तरल सुविधा उन तक पहुंचाने में सक्षम बनाता है, ठीक है। जो लिक्विडिटी फैसिलिटीज होती हैं वो शेड्यूल बैंक को आरबीआई देता है, ठीक है। बैंक को विदेशी शाखाएं संचालित करने की अनुमति देता है, यह बैंक को छूट प्रदान करता है, बैंक को इक्विटी शेयर जारी करने की अनुमति देता है। नहीं, मुझे लग रहा है कि इसका आंसर बी ही होगा, ठीक है।
यह बैंक को तरलता सुविधा यानी लिक्विडिटी फैसिलिटीज हो गई, जैसे हो गया, ठीक है, SLR वगैरह हो गई ये चीजें, और MSF हो गया, ठीक है, तो ये चीजें प्रदान करने की कोशिश करता रहता है। शेड्यूल बैंक स्टेटस का अर्थ है कि बैंक को RBI अधिनियम, अब ये देखिए स्टेट शेड्यूल बैंक स्टेटस क्या होता है, ठीक है, कि RBI बैंक अधिनियम, ठीक है, 1934 की दूसरी अनुसूची में शामिल किया गया है, ठीक है। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये पूछ सकता है कि 1900 RBI अधिनियम कब जारी हुआ, तो 1934 में हुआ। अब एक क्वेश्चन बनता है कि शेड्यूल बैंक स्टेटस RBI अधिनियम 1934 की कौन सी सूची में शामिल किया जाता है, ठीक है, वो दूसरी सूची हो गई, यानी कि सेकंड शेड्यूल्स हो गया, जो इसमें तरलता सुविधाओं तक पहुंचाने की अनुमति देता है तथा अन्य लाभों के साथ, यानी कुछ और भी इनको लाभ मिलते हैं, ठीक है। अब अगली जो न्यूज है वो इंडियन डिफेंस सेक्टर से है, ठीक है। वो क्या है कि INS तमार तमार तामड़, इसको हम क्या बोल सकते हैं, तमर ही बोल सकते हैं, तमर, ठीक है। INS तमर लार्जेस्ट इंडियन नेवल वॉरशिप, ठीक है, ये एक सबसे बड़ी इंडियन नेवल वॉरशिप है, ठीक है, टू बी कमीशन्ड एट कलिंगड रशिया, ठीक है, रशिया का कोई पोर्ट होगा, कलिंगड, या फिर कोई नेवल बेस होगा, वहां पे हमने अपनी इस INS तमार को क्या कमीशन किया है, ठीक है। व्हाट इज द नेम ऑफ द लार्जेस्ट इंडियन नेवल वॉरशिप शेड्यूल्ड फॉर कमीशनिंग ऑन July 1, 2025, ठीक है, क्या नाम है उसका, INS इंडियन नेवल शिप, INS का मतलब होता है इंडियन नेवल शिप तमार, ठीक है, कब कमीशन होगी, 1 जुलाई को होगी, ठीक है, कहाँ होगी, ये 1 जुलाई को होगी, ठीक है, और इसमें क्या नाम है, INS इसका विक्रांत इसका नाम है, सॉरी INS तमार। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, INS तमार, इसकी एक्सप्लेनेशन, अरे नीचे मत जा, यहीं पे अटको एक बार। INS तमार द लार्जेस्ट नेवल इंडियन नेवल वॉरशिप इज शेड्यूल्ड टू कमीशनिंग ऑन July 1, 2025 एट कलिंगर रशिया, ठीक है। INS तमार सबसे बड़ा युद्धपोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वेयर इज INS तमार शेड्यूल टू कमीशन, रशिया के कलिंगड पोर्ट पे, ठीक है, कोई जगह होगी, समुद्री जगह होगी, वहीं पे होगा वो समुद्री जहाज है तो कहीं और कहीं, तो ये लैंड तो होगा नहीं, तो कोई वहां का नेवल बेस होगा, कोई नेवल पोर्ट होगा उनका, वहां पे इसको डिप्लॉय किया गया है। INS तमार को कहाँ कमीशन करने के लिए निर्धारित किया गया है, ये वही प्रश्न है हिंदी में। What is the significance of INS तमार being commissioned in the Kaliningrad Russia, ठीक है, कलिंगा रूस में INS तमार को कमीशन करने का क्या महत्व है, तो यह रूस में पूरी तरह से निर्मित पहला भारतीय युद्धपोत है, यह भारत रूस सुरक्षा सहयोग को दर्शाता है, यह आर्कटिक क्षेत्र में कमीशन किया गया पहला भारतीय युद्धपोत है, यह भारत के नाटो को नौसेना बलों में प्रवेश का प्रतीक है, नहीं नहीं, भारत नाटो की नौसेना में क्यों जाएगा, यह परमाणु क्षमताओं वाला पहला भारतीय, आई थिंक ये सी क्वेश्चन इसका, बी, ये रक्षा का सहयोग को दर्शाता है, अच्छा, ये इसका आंसर होगा पूरा, ठीक है। ये भारतीय भारत और रूस, रशिया जिसको हम बोलते हैं, उसके जो डिफेंस फ्रेंडशिप है, यानी कि रक्षा सहयोग है, उनको दर्शाता है। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट है कि डसोल्ट एविएशन एंड टाटा एडवांस सिस्टम साइन एग्रीमेंट। अब जो हमने एक नीचे नीचे जब टॉपिक की बात कर रहे थे ना, तो उसमें क्या था, एक MOU का टॉपिक आता है कि एग्रीमेंट, MOU, तो वो टॉपिक है करंट अफेयर का कि डसोल्ट एविएशन, डसोल्ट आई थिंक फ्रांस की एक एविएशन कंपनी है, एंड टाटा एडवांस सिस्टम ये भारत की है, टाटा ग्रुप की, तो साइन एग्रीमेंट ये क्या है आगे हम देखते हैं। ओहो, नीचे गिर गया। तो विच ऑर्गेनाइजेशन साइंड प्रोडक्शन ट्रांसफर एग्रीमेंट विद डसोल्ट एविएशन, ठीक है, ये कौन है, टाटा एडवांस सिस्टम,
लिमिटेड है, ठीक है। तो इसमें क्या है, टाटा एडवांस मैन्युफैक्चरिंग एयरक्राफ्ट कंपोनेंट, ठीक है। ये एग्रीमेंट क्यों हुआ है इन दो कंपनियों के बीच, ताकि हम जो एयरक्राफ्ट के जो पार्ट होते हैं, ठीक है, जो कंपोनेंट होते हैं, उनको हम बना सकें भारत के अंदर ही, ठीक है। किस संगठन ने डसोल्ट एविएशन के साथ उत्पादन हस्तांतरण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? अब ये टर्म उत्पादन हस्तांतरण समझौते, इसके ट्रांसलेशन देख लीजिए आप एक बार, क्या होगी? ये होगी साइंड प्रोडक्शन ट्रांसफर एग्रीमेंट, ठीक है। तो ऐसी ऐसी टर्म्स आपको याद होनी चाहिए। इसका ट्रांसलेशन भी आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, मेंस में आपके काम आएंगे। क्या प्रोडक्शन ट्रांसफर एग्रीमेंट है? क्या उत्पादन हस्तांतरण समझौता। हाउ मेनी प्रोडक्शन ट्रांसफर एग्रीमेंट वर साइंड बिटवीन डसोल्ट एविएशन एंड टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड? कितने हैं? 4 हैं, ठीक है। 4 एग्रीमेंट हुए हैं इनके बीच। सॉरी, ये कुछ ज्यादा बड़ा लिख दिया मैंने। इसमें कितने हैं? 4 एग्रीमेंट हुए हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द पर्पज ऑफ द एग्रीमेंट साइंड बिटवीन द डसोल्ट एविएशन एंड टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड? क्या है? टू मैन्युफैक्चर एयरक्राफ्ट कंपोनेंट, ठीक है, ऊपर एक्सप्लेनेशन में हमने पढ़ लिया था। टू मैन्युफैक्चर एयरक्राफ्ट कंपोनेंट। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विमान घटकों का निर्माण करना। इंडो फ्रांस एक्सरसाइज शक्ति, यानी अब जो मिलिट्री जो हमारी एक्सरसाइज है, तो उस पे हम बात करेंगे। मिलिट्री एक्सरसाइजेज की बात आई है, यानी अपना डिफेंस सेक्टर का करंट अफेयर है। वहाँ बट वाज द 8th एडिशन ऑफ इंडो फ्रेंच, वेयर वाज द, सॉरी वेयर वाज द, कहाँ, यानी वेयर वाज द 8th एडिशन ऑफ इंडो फ्रेंच एक्सरसाइज शक्ति हेल्ड। अब आपको ध्यान क्या रखना है, जो एक्सरसाइज शक्ति है उसका कौन सा एडिशन है जो कि लॉन्च, जो कि अभी चल रहा है, कौन सा 8वां एडिशन है। और एक्सरसाइज शक्ति है वो किन दो देशों के बीच की जा रही है, यानी कि इंडिया तो है इसमें, तो कौन सा है शक्ति, यानी फ्रांस, ठीक है। अब हम इसको याद कैसे रखेंगे? ऐसे कर लेंगे कि अब जो इंडिया का डिफेंस सेक्टर की शक्ति क्या है, ठीक है, राफेल है, ठीक है। राफेल जो है, राफेल विमान है, वो इंडिया के डिफेंस का एक रीढ़ की हड्डी के रूप में काम कर रहे हैं। और राफेल जो विमान है वो क्या है? भारत की शक्ति है, ठीक है। अब भारत की शक्ति किसने बनाया? फ्रांस ने। राफेल कहाँ से बने? फ्रांस ने बनाया, ठीक है। तो अब इंडो फ्रेंच यानी एक्सरसाइज शक्ति, अब इसको ऐसे याद रखते हैं। शक्ति मीन भारत की शक्ति मीन राफेल, राफेल कहाँ से बने? फ्रांस से, ठीक है। कमेंसिस एट कैंप लार्जेट फ्रांस, ठीक है। ये लार्जेट कोई कैंप लार्जेट कोई स्थान है जहाँ पे ये चीजें बनी हैं। अब आगे क्या है इसी पर्सन, वेयर वाज द 8th एडिशन ऑफ इंडो फ्रांस एक्सरसाइज शक्ति हेल्ड? कैंप लार्जेक ला, ये क्या है? केवालरी, केवेलरी, कैंप लार्जेक ला केवेलरी फ्रांस, ठीक है। अब इसे 8th एडिशन इंडो फ्रांस एक्सरसाइज कैंपो लार्जेक एंड ला केवेलरी फ्रांस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंडो एट एक्सरसाइज शक्ति? अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जो वो हमारे जो रक्षा का जो वो एक्सरसाइज है, ठीक है, ये कि एनुअल होता है या फिर द्विवार्षिक है, हर साल होता है, या फिर त्रिवार्षिक है, या फिर 4 साल में एक बार होता है, या फिर मंथली होता है, ठीक है। ये ध्यान रखना, ये कौन सा है? अब आप आगे देखिए, ये है बी बाइनियल, ये द्विवार्षिक है, ये द्विवार्षिक एक्सरसाइज है। और इसका 8th एडिशन है, यानी हमको 16 साल हो गए, ठीक है, एक्सरसाइज शक्ति को परफॉर्म करते हुए फ्रांस के साथ, ठीक है। और एक्सरसाइज शक्ति किसके साथ होती है? भारत की रीढ़, यानी कि भारत की सुरक्षा सेक्टर की रीढ़, यानी कि राफेल वाले देश के साथ जिसने बनाया, जो कि फ्रांस है। एक्सरसाइज शक्ति। भारत फ्रांस एक्सरसाइज शक्ति की
आवृत्ति क्या है, द्विवार्षिक है, ठीक है। व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द एंड ऑफ फ्रेंच एक्सरसाइज शक्ति, टू इनहांस ट्रेड नहीं है, मिलिट्री एक्सरसाइज है, ट्रेड का कोई चक्कर यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है, इसको हम काट सकते हैं। अरे कट जा भाई, ये तो कुछ और ही बन गया, चलो हम सही वाले। टू स्ट्रेंथन मिलिट्री कॉर्पोरेशन, ठीक है। कल्चर का कुछ नहीं होता, जॉइंट स्पेस मिशन भी नहीं है ये, टू इम्प्रूव साइबर सिक्योरिटी नहीं, ये स्ट्रेंथन मिलिट्री कॉर्पोरेशन ही होगा। और इसमें कुछ है क्या याद रखने के लिए, नहीं। नेक्स्ट न्यूज क्या है, पीएसजी विंस यूईएफए चैंपियनशिप, फुटबॉल की लीग है ये। पीएसजी विंस यूईएफए चैंपियंस लीग 2025 विद रिकॉर्ड ऑफ 5 टाइम्स, ठीक है। जो यूईएफए फुटबॉल चैंपियनशिप है, उसकी पीएसजी जो क्लब है वो 5 बार जीत चुका है, रिकॉर्ड 5 बार जीत चुका है। विच टीम वॉन द यूईएफए चैंपियनशिप लीग 2025, ठीक है। अब इसमें देखिए, पेरिस सेंट जर्मन, ठीक है, पेरिस सेंट जर्मन पीएसजी ने इसको जीता है, ठीक है। पेरिस सेंट जर्मन पीएसजी वॉन द यूईएफए चैंपियंस लीग 2025 विद ए रिकॉर्ड ऑफ 5 टाइम्स, विद ए रिकॉर्ड स्कोर ऑफ 5। अच्छा अच्छा, रिकॉर्ड स्कोर है 5, ठीक है। 5 गोल किए हुए इन्होंने, वो है इसमें, 5 टाइम्स नहीं है, माफ करना मुझे, मैं थोड़ा मिसअंडरस्टैंड कर गया इस चीज को। यूईएफए चैंपियनशिप लीग 2025 किस टीम ने जीता, पेरिस सेंट। अब पीएसजी की फुल फॉर्म क्या है, पेरिस सेंट जर्मन, ठीक है। व्हाट वाज द रिकॉर्ड स्कोर विद व्हिच पीएसजी वॉन द यूईएफए लीग 2025, ठीक है। फुटबॉल मतलब 5, एफ मीन फुटबॉल की लीग हुई, यूईएफए जो कौन जीता, पीएसजी जीता, कितनी स्कोर से, कितने रिकॉर्ड स्कोर से जीता, 5 बार के या फिर 5 से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हाउ मेनी टाइम्स हैड पीएसजी वॉन द यूईएफए लीग पीरियड टू 2025, 4 टाइम, क्या, नहीं नहीं नहीं, 0 टाइम, ठीक है। हाउ मेनी टाइम्स हैड पीएसजी वॉन द यूईएफए चैंपियनशिप लीग पीरियड टू द 2025, ठीक है। पहले कभी नहीं जीता था, जैसे अभी आरसीबी अपने जीती है ना आईपीएल, वैसे ये भी, आई थिंक जहां तक मुझे याद आया, रोनाल्डो भी इसी टीम में है, ठीक है। और वो भी विराट कोहली की ही तरह, जो अपनी जो लीग होती है, जो डोमेस्टिक लीग्स होती हैं, तो उनको पहली बार जीता है उन्होंने, ठीक है। तो बहुत लंबे इंतजार के बाद जीता है, तो 0 टाइम पहले था, अब पहली बार उन्होंने जीता है, ठीक है, फर्स्ट टाइम। रिकॉर्ड कितने गोल के साथ, 5 गोल के साथ, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, 2025 में पीएसजी ने कितनी बार जीती थी, शून्य, वही क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 40 पे आ जाइए। हमने लगभग 10 इंपॉर्टेंट न्यूज कवर कर ली है और उनके 30 क्वेश्चन कर लिए हैं। अब लास्ट 10 क्वेश्चन बचे हैं, यानी कि हमारे 3 न्यूज बची हैं। इंडिया विंस 8 मेडल्स एट थाईलैंड ओपन 2025। अब आपको पता होना चाहिए कि थाईलैंड ओपन है वो किस गेम के लिए होता है, ठीक है। और इंडिया ने कितने मेडल जीते, 8 मेडल जीते, ठीक है। हाउ मेनी मेडल्स डिड इंडिया विन एट द थाईलैंड ओपन 2025, कितने, 8 मेडल्स, याद रखना है, थाईलैंड 8 मेडल्स जीते, किसने, थाईलैंड ओपन में इंडिया ने जीते, ठीक है। इंक्लूडिंग, अब देखिए ये जो 8 मेडल है, इनमें क्या है, 2 तो गोल्ड है, ठीक है, 1 सिल्वर है और 5 ब्रॉन्ज है, ठीक है। इंडिया वोन 8 मेडल्स, 2 तो गोल्ड, 1 सिल्वर, 2 गोल्ड है, 1 सिल्वर है और 5 ब्रॉन्ज हैं। ये आपको ये स्पोर्ट्स सेक्टर के, जो अपना सेक्टर ना, स्पोर्ट का जो सेगमेंट है करंट अफेयर में, ये तीनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक जो आईपीएल वाला है, किसको हरा के जीता है, वो भी आपको याद रखना है, ठीक है। और पंजाब जो है ना, पंजाब सुपर किंग्स को हरा के कोलकाता नाइट राइडर्स जीता है, ठीक है, आईपीएल का, ठीक है, पहली बार जीता है।
कोलकाता। तो उसी तरह ये एक न्यूज है PSG UEFA वाली। अब आगे क्या ये न्यूज है कि इंडिया विंस थाईलैंड ओपन वाली न्यूज, जहाँ पे 8 मेडल जीते हैं। इनमें 2 गोल्ड है, 1 सिल्वर है और 5 ब्रोंज है। ठीक है, कितने पदक जीते? 8 हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसमें कि हाउ मेनी गोल्ड मेडल, 2 हमने गोल्ड मेडल जीते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 42 को देख लेते हैं हम कि कितने गोल्ड, क्या है कि थाईलैंड ओपन में स्वर्ण पदक जीतने वाले 2 भारतीय एथलीट कौन हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, 2 भारतीय कौन हैं? दीपक और अमन तंवर, नमन तंवर। दीपक और नमन तंवर हैं जिन्होंने ये थाईलैंड ओपन में 2 स्वर्ण पदक जीते हैं। कुल हमारे जो 8 पदक है उनमें से 2 स्वर्ण जीते किसने? दीपक और अमन नमन तंवर ने। और जो 1 सिल्वर जीता है और 5 ब्रॉन्ज जीते हैं। ठीक है, अब आपको एक क्वेश्चन देता हूं यहाँ पे, थाईलैंड ओपन है वो किस खेल के लिए होता है? ठीक है, लगभग जो दोस्त हैं उन्होंने अंदाजा लगा लिया होगा कि किस खेल के लिए है, लेकिन ये आपका होमवर्क है, इस क्वेश्चन के लिए होमवर्क है कि आपको सर्च करना है थाईलैंड ओपन के बारे में। ठीक है, और 2025 किसने कहा, मतलब उसका वो किस खेल के लिए होता है। ठीक है, इंडिया इंग्लैंड टेस्ट सीरीज रिमेन्ड एज तेंदुलकर एंडरसन ट्रॉफी। ठीक है, अब हाल फिलहाल में इंडिया और भारत और इंग्लैंड के बीच एक टेस्ट मैच सीरीज हो रही है, क्रिकेट की सीरीज है, जो कि पहले सैयद मुश्ताक अली के नाम से आई थिंक थी। ये जहां तक मुझे पता है सैयद मुश्ताक अली के नाम पे उस ट्रॉफी का नाम था, लेकिन अब उस ट्रॉफी का नाम क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले तेंदुलकर, जो कि बैट्समैन है, भारत के ग्रेट क्रिकेटर हैं, और इंग्लैंड के बॉलर एंडरसन। ठीक है, तो उन दोनों के नाम पे इस ट्रॉफी का नाम बदला गया है, तेंदुलकर एंडरसन ट्रॉफी। ठीक है, व्हाट इज न्यू नेम ऑफ इंडिया इंग्लैंड टेस्ट सीरीज? ठीक है, क्या है? तेंदुलकर एंडरसन ट्रॉफी। ठीक है, अब आगे क्या है क्वेश्चन की इन ऑनर ऑफ विच 2 क्रिकेट लीजेंड्स वाज इंडिया इंग्लैंड टेस्ट सीरीज नेम्ड? किसे? सचिन तेंदुलकर एंड जेम्स एंडरसन, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जेम्स एंडरसन एंड सचिन तेंदुलकर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि व्हाट टाइप ऑफ क्रिकेट मैच डज द तेंदुलकर एंडरसन ट्रॉफी परटेन टू? ठीक है, कि ये जो ट्रॉफी है तेंदुलकर एंडरसन ट्रॉफी है, ये किस प्रकार के क्रिकेट मैचों के लिए प्रदान की जाती है? इसमें क्या होगा? वनडे इंटरनेशनल नहीं, T20 में नहीं, टेस्ट मैच। हाँ, ये इसका सही आंसर है, ये ट्रॉफी टेस्ट मैच के लिए दी जा रही है, सी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 45 है कि तेंदुलकर एंडरसन ट्रॉफी किस प्रकार के मैचों से संबंधित है? तो इसमें वही आएगा, टेस्ट मैच। ठीक है, अब नेक्स्ट न्यूज है RR डेवलप क्रिस्प मोबाइल ऐप। ठीक है, ये कोई क्या है? रबड़ रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, इसकी फुल फॉर्म याद रखना, RRI की फुल फॉर्म क्या है? रबड़ रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया डेवलप्स सी क्रिस्प। ठीक है, इसको हम क्रिस्प बोल सकते हैं, CRISP क्रिस्प मोबाइल ऐप। ठीक है, व्हाट इज द नेम ऑफ द ऐप? क्या नाम है? पहले हम बात कर चुके हैं, क्रिस्प। ठीक है, रबड़ होता है, उसको हम क्रिस्प कर सकते हैं, वैसे भी उसको हम ऐसे थोड़ा सिकोड़ सकते हैं, मुलायम होता है। ठीक है, यानी रबड़ रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने क्या है? क्रिस्प ऐप निकाला है, मोबाइल ऐप। ठीक है, क्रिस्प की फुल फॉर्म भी आपको याद रखनी है, क्या होगी? कॉम्प्रिहेंसिव रबड़ इंफॉर्मेशन सिस्टम प्लेटफॉर्म। ठीक है, ठीक है, इसके क्या है? कॉम्प्रिहेंसिव रबड़ इंफॉर्मेशन सिस्टम प्लेटफॉर्म इसका नाम होगा। किसने किया है लॉन्च? RRI ने किया है, रबड़ रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने किया है। ठीक है, व्हाट डज क्रिस्प स्टैंड फॉर? द कॉन्टेस्ट ऑफ द RRI मोबाइल ऐप क्या है? कॉम्प्रिहेंसिव रबड़ इंफॉर्मेशन सिस्टम प्लेटफॉर्म, यानी इसकी फुल फॉर्म क्या है?
ये है कॉम्प्रिहेंसिव रबड़, कॉम्प्रिहेंसिव, ये ऊपर दे रखा ना, कॉम्प्रिहेंसिव रबड़ इंफॉर्मेशन सिस्टम प्लेटफॉर्म, ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 47, ये वही है, पूर्ण रूप वाला पूछा है, उसी का हिंदी वर्जन है ये। 48 है, विच ऑर्गेनाइजेशन डेवलप द क्रिस्प ऐप, ठीक है, किसने किया है क्रिस्प रबड़ वाला ये ऐप लॉन्च? तो रबड़ रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, RRII, ठीक है, ये आएगा। और नेक्स्ट, अच्छा, ये जो न्यूज है इसमें कुछ क्वेश्चन होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, आपको सर्च करना है कि RRII का जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है, ठीक है, और इसकी स्थापना कब हुई। RRII का मुख्यालय है वो कहाँ पर है, ठीक है, और इसकी स्थापना कब हुई, ये सर्च करना है। और यह किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, या किस डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है, आपको ये ध्यान रखना है, ये सर्च करना है आपको, ये आपका होमवर्क रहेगा इस क्वेश्चन के लिए। तो नेक्स्ट न्यूज कहां से है, माइक्रोसॉफ्ट एंड योटा डाटा सर्विसेज कोलैबोरेट फॉर एआई अडॉप्शन, ठीक है, जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है और योटा डाटा सर्विसेज को उन्होंने कोलैबोरेट किया है फॉर एआई अडॉप्शन, ठीक है। तो क्या है इसमें प्रश्न देखते हैं, विच ऑर्गेनाइजेशन कोलैबोरेट विद माइक्रोसॉफ्ट टू एक्सेलरेट एआई अडॉप्शन इन इंडिया, ठीक है, किस योटा डाटा सर्विसेज, ये भारत में, ठीक है, एआई एक्सेलरेट मतलब जो एआई अडॉप्शन है, व्यवहार्यता है एआई को भारत में अपनाने की, उसको एक्सेलरेटिंग बढ़ाने के लिए माइक्रोसॉफ्ट के साथ किसने हाथ मिलाया है, तो वो है योटा डाटा सर्विसेज, ठीक है, ये रहा योटा, योटा भी बोला इसने, योटा भी बोल सकते हैं, ठीक है, योटा डाटा, ये नाम थोड़ा सिमिलर है तो हमें याद रह जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट है, एआई सर्विसेज को बढ़ाने के लिए किस संगठन कौन सा है, योटा डाटा सर्विसेज, आपको याद रखना है, ठीक है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता, एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। What is the primary goal of collaboration between Microsoft and Yotta Data Services to develop satellite technology? नहीं, ये नहीं है। To accelerate AI adoption, हाँ यही है, हमने पहले भी इस बात कर ली ऊपर। तो AI adoption के लिए ये कोलेब्रेशन हुआ है, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट और योटा डाटा सर्विसेज के बीच सहयोग का प्राथमिक लक्ष्य क्या है, ये हिंदी वाला क्वेश्चन है उसी का। एआई अपनाने को तेज करना, भारत में एआई एडॉप्शन को एक्सेलरेट करना। क्वेश्चन नंबर 51 क्या है, विच टेक्नोलॉजी इज फोकस ऑफ द माइक्रोसॉफ्ट एंड योटा डाटा सर्विसेज कोलैबोरेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है, ये वाला। और अब आपको सर्च करना है कि योटा डाटा जो कंपनी है उसका मुख्यालय कहाँ पे है और उसका सीईओ कौन है, ठीक है। योटा डाटा जो कंपनी है उसका मुख्यालय कहाँ पे है और उसका सीईओ कौन है, ठीक है। इसी के साथ दोस्तों हमारी ये जून के जो पार्ट 1 करंट अफेयर क्वेश्चन आंसर सीरीज थी ये समाप्त होती है। आप सभी का बहुत बहुत आभार कि आप इस वीडियो में यहाँ तक अगर पहुंचे हैं तो आप अपने इस एग्जाम के लिए तत्पर हैं। और मैं आपको बता देता हूं कि अगर आप इसी तरह मेहनत और लगन के साथ 1-1.5 महीने मेहनत कर लेते हैं तो आप इस एग्जाम को बड़े ही आसानी से आप क्लियर कर लेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। अगर हम इसी तरह मेहनत करेंगे और आप जो मैंने पहले वीडियो में स्ट्रेटजी बता रखी है उसको फॉलो कीजिए, और अगर आपको कोई दिक्कत है तो व्हाट्सएप ग्रुप में आइए, वहां पे अपने सवाल डालिए। अगर आप वहां पे आपको वो इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही है तो मेरे को आप पर्सनल मैसेज कर सकते हैं, वहां पे मेरा नंबर भी मिलेगा, मैं आपकी हेल्प करूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। बस आपको पढ़ना है, आपको मेहनत करनी है, आपकी सहायता करने के लिए मैं तत्पर हूँ। अपना ये जो प्लेटफॉर्म है IBPS राजभाषा के नाम से, इसको सब्सक्राइब कीजिए। अगर कोई दोस्त इसे और राजभाषा की तैयारी कर रहा है तो उसके पास इसको सेंड कीजिए, ताकि और लोग भी, जो और साथी है हमारे भाई बहन बंधु है, वो इसकी तैयारी कर सके। तो आप स्वस्थ रहें, अच्छे रहें, लगन से पढ़ाई करते रहें। सभी का धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।